इजराइल का फिलिस्तीनियों पर जुल्म और सितम जारी है। गाजा पट्टी के साहली इलाकों में 14 नवल मार्च के दौरान इजरायली फौज ने गोली मारकर के एक फिलिस्तीनी नौजवान को हलाक कर दिया, जबकि दर्जनों फिलिस्तीनी मुजाहिरीन जख्मी भी हुए हैं। फिलिस्तीनी तिब्बी हुक्काम का कहना है कि इजरायली फौज ने फिलिस्तीनियों को उस वक्त निशाना बनाया जब मुजाहिरीन गाजा के साहली इलाकों की नाकेबंदी के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। वाज़ेह है कि इजराइल ने साहली इलाकों पर 12 साल से पाबंदी आयद कर रखी है। ना तो इन इलाकों से किसी कश्ती को बाहर जाने दिया जा रहा है और ना ही इमदादी कश्ती को साहली इलाकों से गाजा में दाखिल होने की इजाज़त है। आपको बता दें कि 30 मार्च 2018 से गाजा पट्टी में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान इजरायली फौज की फायरिंग में अब तक 216 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। वहीं कशीदगी को कम करने के लिए मिस्र इंटेलिजेंस इदारे का एक वफ्द गाजा के दौरे पर है, जहां पर वो इसराइल के साथ फायरबंदी और फिलिस्तीनी मसालिहत के हवाले से हमास के साथ जारी बातचीत को पाए तकमील तक पहुंचाएगा। तो फलस्तीनी मरकजी काउंसिल ने इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम किए जाने का फैसला मुअत्तल करने का ऐलान किया। इसके अलावा काउंसिल ने इसराइल के साथ सिक्योरिटी ताउन खत्म करने और सहयूनी रियासत और अमेरिका के खिलाफ कई दिगर इक़दाम का ऐलान किया। ज़राए के मुताबिक रामल्ला में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने ज़ेर सदारत इस इजलास में इसराइल को तस्लीम करने का फैसला वापस लेने का ऐलान किया। काउंसिल का कहना है कि जब तक इसराइल सन 1967 के हुदूद में फ़लस्तीनी ममलकत के साथ मशरक़ी यरूशलेम को उसकी राजधानी तस्लीम नहीं करता, इसराइल को भी आइनी रियासत के तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। मरकजी काउंसिल ने इसराइल के साथ जारी सिक्योरिटी ताउन भी खत्म करने का ऐलान किया है। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि अगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइल के साथ सिक्योरिटी ताउन रोक दिया तो इसके नतीजे में इसराइली फ़ौज के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो सकता है। तो हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब भी जुड़ेंगे, मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट मामलों के। सर, फिलिस्तीनियों पर इजरायली जुल्म और तशद्दुद जारी है। इस बीच फिलिस्तीनी मरकजी काउंसिल और सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करते। पीएलओ अगर इसराइल को तस्लीम नहीं करता है तो इससे इसराइल को क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, क्या फर्क पड़ेगा, ये इस सवाल का जवाब तो बहुत आसान है और बहुत ही मुश्किल है। आसान ये है कि इजराइल को जो तस्लीम किया था फिलिस्तीनियन कौम ने, पीएलओ ने, उस तस्लीम को खत्म कर देना इजराइल के लिए एक नए तरीके से एक नए बाब का खोल दिया उन लोगों ने। दूसरी बात यह है कि महमूद अब्बास को मैं सलाम करता हूं, मैं मुबारकबादी देता हूं कि एक जमाने के बाद पीएलओ और फिलिस्तीन क़यादत ने एक सही फैसला लिया जी। और इस वक्त इसके अलावा कोई फैसला होना भी नहीं चाहिए था। पूरे अरब, पूरी बैनुल-अक़वामी जो कौमें हैं, उन लोगों ने हकीकी मानों में फिलिस्तीन को इजराइल के गीदड़ों के हवाले कर दिया है। लेकिन सर, यहाँ पर सवाल के अलावा कोई सूरत नहीं था। जी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक एक करके अरब ममालिक इसराइल के सामने सरेंडर कर रहे हैं। इजरायली पीएम ने ओमान का दौरा किया, इसराइल की कल्चर मिनिस्टर दुबई का दौरा कर रही है और महमूद अब्बास कह रहे हैं कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करते। इसका क्या मतलब है? मुझको बोलने दीजिए, वही बात में मैं कह रहा हूँ, वही पे आ रहा है। अरबों ने, मैं बहुत पहले कह चुका कि अरबों ने खासतौर फिलिस्तीन को इजराइल के भेड़ियों के हवाले छोड़ रखा है। अब अरबों को, फिलिस्तीनियों को इसका मतलब ये है कि इस फैसले से ये पता चलता है कि उनको अब ये एहसास हो गया है और पुख्ता एहसास हो गया है कि उनकी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और उसकी ये शुरुआत है। और इसमें देखिए, ये तो जबरदस्ती फिलिस्तीन से इजराइल के वजूद को तस्लीम कराया गया था। इजराइल ने फिलिस्तीनियन कौम को फिलिस्तीन के अंदर किसी भी तरह के वजूद को तस्लीम नहीं किया है अब तक जी। तो ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक इनजस्टिस थी जो फिलिस्तीनियंस पर थोपा गया था, जिसको उन लोगों ने अनडू किया है। मैं तो सैल्यूट करता हूँ। लेकिन इसका ये होगा कि अब एक नए बाब खुलेंगे बातचीत के या लड़ाई के। अब ये तय करना है इजराइल को कि अब इस मसले को वाकई में फिलिस्तीनियों के साथ वो हल करना चाहता है इंसाफ के मिनिमम तकाजे को पूरा करते हुए या नहीं। जी, लेकिन अमेरिका जो डील ऑफ सेंचुरी की बात कर रहा है, डील ऑफ सेंचुरी की, फिलिस्तीनी अथॉरिटी उसे भी ना मानने की बात कर रही है। इजराइल फिलिस्तीन मसले के हल के लिए कुछ तो कॉमन ग्राउंड बनाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, फिलिस्तीनियंस के को रिजेक्ट करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। वो डील ऑफ सेंचुरी कहा जा रहा है, बड़ा बेहतरीन नाम दिया गया है, लेकिन अगर उसके तारीख के पस मंजर में देखा जाए
तो एक भी डील नहीं हुआ है जो पैलेस्टीनियन के साथ राई के दाने के बराबर भी इंसाफ की बात करता हो। और ये डील ट्रम्प के जरिए होने वाला है या होगा या उसकी तैयारी चल रही है, उसमें अब तक के जो इंफॉर्मेशन है, एनालिसिस है, उसके मुताबिक पैलेस्टीनियन कौम को पैलेस्तीन के अंदर एक हुकूमत बनाने का, एक रियासत बनाने के तमाम जवाज खत्म कर दिए जाएंगे, तमाम उनके हुकूक को खत्म कर दिया जाएगा और पैलेस्टीनियन कौम को टुकड़े टुकड़ों में करके जगह जगह पर सेटल कर दिया जाएगा। और उस प्रोसेस के तहत हो सकता है कि इजराइल के तहत भी कुछ पैलेस्टीनी कौम को छोड़ दिया जाए। इसको डील ऑफ सेंचुरी कहा जा रहा है और वो डील ऑफ सेंचुरी में एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार रियासत, पैलेस्टीनियन रियासत का कोई तस्वुर नहीं है, कोई वजूद नहीं है। ठीक है। अब लिहाजा इस तरह के डील को डील ऑफ सेंचुरी नहीं कहेंगे। आई वुड से मैं इसको ये कहूंगा कि इट इज अ मॉकरी ऑफ द सेंचुरी, इट इज द लीगल एंड मोरल मॉकरी ऑफ द सेंचुरी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब अपनी अहम राय रखने के लिए इस खबर पर। इधर तुर्की में सऊदी काउंसिल खाने में मारे गए सहाफी जमाल खाशोगी की मंगेतर हतीजे जगीज ने कहा है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस से बताएं कि जमाल की लाश कहां है। लंदन में जमाल खाशोगी की याद में मुनक्किद एक तकरीब में हतीजे जगीज ने जज्बाती अंदाज में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अपील की कि वो जमाल की बाकियात उन्हें लौटा दें। ये न सिर्फ इंसानियत बल्कि इस्लामी लॉ के हिसाब से भी जरूरी है। हतीजे जगीज ने कहा कि पूरी दुनिया जानना चाहती कि जमाल को किसने मारा, उसकी लाश कहां है। तुर्की से बाहर पहली बार बोलते हुए हतीजे ने कहा कि इस कत्ल में जो लोग भी मुलव्विस हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि सऊदी अरब के शहर के मशहूर सहाफ़ी जमाल खाशोगी अपनी शादी के मुतालिक दस्तावेजात हासिल करने 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में वाक़ सऊदी काउंसिल खाना गए थे, लेकिन फिर वापस नहीं लौटे। सऊदी अरब शुरू से कहता रहा कि वो यहाँ गए, उन्हें कोई इल्म नहीं है, लेकिन बैन अक़वामी दबाव के बाद उन्होंने माना कि सऊदी काउंसिल खाने में ही एक झगड़े के दौरान उनका कत्ल हो गया। जमाल का कत्ल कौंसिल खाने के अंदर हुआ, इसमें तुर्की हुकूमत का कोई हाथ नहीं। इस कत्ल के लिए सऊदी हुकूमत पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्हें तमाम सवालों के जवाब देने चाहिए। जो भी इस कत्ल केस में मुलव्विस है, ऊपर से नीचे तक सभी को सजा मिलनी चाहिए। श्रीलंका में सियासी बहरान गहराता ही जा रहा है। महिंदा राजपक्षे ने मुल्क के नए वजीर आजम के तौर पर ओहदा संभाल लिया है, जबकि पीएम ओहदे से बर्खास्त किए रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि उन्हें पार्लियामेंट में अभी तक अक्सरियत हासिल है। विक्रमसिंघे की पार्टी ने सदर के फैसले की मुखालफत में मुल्क भर में एहतजाज भी शुरू कर दिया है और सदर मैत्रीपाला सिरिसेना ने बर्खास्त वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे को पीएम ओहदा छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। सदर ने पार्लियामेंट को भी मुलतवी कर दिया। इस बीच स्पीकर ने कहा कि अगर इस सियासी बहरान का तुरंत हल नहीं निकला तो सड़कों पर खून बह सकता है। बर्खास्त पीएम रानिल विक्रमसिंघे को यह डर सता रहा है कि कहीं उनके एमपी को राजपक्षे तोड़ न ले। आपको बता दें कि श्रीलंका पार्लियामेंट की 225 सीटों में से विक्रमसिंघे की सियासी जमात को 105 सीटें हासिल हैं। सदर सिरिसेना और राजपक्षे के पास मुश्तरका तौर पर 98 सीटें, जबकि अक्सरियत के लिए 113 सीटों की जरूरत है। तो श्रीलंका में आईनी बहरान पैदा हो गया है और अब हालात ये बन रहे हैं कि लोग सड़कों पर ना उतर आएं और इससे और हालात मजीद ना बिगड़ जाएं। तो हिंदुस्तान ने भी अपील की है कि वहां पर जो आईनी तौर तरीके हैं उनको बरकरार रखा जाए ताकि इस मसले का हल जल्द से जल्द निकल सके। बदउनवानी के मामले में सजा काट रही बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम बेगम खालिदा जिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आर्फनेज ट्रस्ट के फंड में धांधली के मामले में 5 साल की सजा काट रही खालिदा जिया की सजा हाई कोर्ट ने बढ़ा करके 10 साल कर दी है और इससे पहले पीर को उन्हें एक दीगर बदउनवानी के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। पीर को आए फैसले के बाद खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी के हजारों कारकुनों ने पुलिस के बीच झड़प भी हुई और पीएम शेख हसीना की सख्त मुखालफत मानी जाने वाली जिया इस साल फरवरी से ही जेल की सजा काट रही हैं। 73 साल की खालिदा जिया पर जिया चैरिटी फंड के करीब $3,75,000 अमेरिकी डॉलर के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है। आपको बता दें कि अपने शौहर जियाउर रहमान के कत्ल के बाद 1980 के दौर में खालिदा जिया सियासत में उतरी थी और वो 2 बार बांग्लादेश की पीएम रही हैं। खालिदा जिया ने इन तमाम इल्जामात को सियासी साजिश का हिस्सा करार दिया है।
अमेरिकी के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की उस कंपनी के लिए टेक्नोलॉजिकल बरामदात को महदूद कर दिया है जिन्हें हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। अमेरिकी हुकूमत ने यह फैसला सलामती की बुनियाद पर किया है और अमेरिका ने इल्जाम लगाया है कि चीन टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए आलमी मार्केट के जवाबित का एहतराम नहीं कर रहा है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। अमेरिका ने ऐसे खदशात पाए जाते हैं कि बाज चीनी कंपनियों की खास तौर से अफजाइश से अमेरिकी टेक्नोलॉजिकल मसनूआत को आलमी मार्केट में मुश्किलात का सामना हो सकता है। मुबसरीन के मुताबिक चीन रोबोट साजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हुसूल और दूसरी हसास टेक्नोलॉजी में आलमी लीडर बनने की कोशिश में है। मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में दाखिल होने वाले लोगों का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है और इस कारवां में अब होंडुरास के लोग भी शामिल हो गए हैं। वहीं अमेरिका ने इन लोगों को रोकने के लिए मैक्सिको के साथ अपनी सरहद पर 5000 से ज्यादा फौजी एहलकार तैनात कर रखे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप कह चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में इन गैर फौजी तरीके वतन को तारिक वतन को अमेरिका में दाखिले की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिकी फौज के शुमाली कमान के सरबराह जनरल टेरेंस ने सहाफियों को बताया कि सदर के हुक्म पर 800 फौजी एहलकार रियासत टेक्सास के साथ वाक़ मैक्सिको की सरहद के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि मजीद फौजी दस्ते कैलिफोर्निया और एरिजोना की सरहद पर तैनाती के लिए भेजे जा रहे हैं। अमेरिकी जनरल का कहना है this week we will deploy over 5,200 soldiers to the southwest border. That is just the start of this operation. We'll continue to adjust the numbers and inform you of those, but please know that's each of the principals here today. I think the president has made it clear that border security is national security. That is direction we've given. That's the direction that we're marching to. Each of the principals. बांग्लादेश और म्यांमार ने कहा है कि रोहिंग्या पनाहगुजीरों की वतन वापसी नवंबर से शुरू हो जाएगी। म्यांमार रोहिंग्याओं को वापस लेने के लिए तैयार है और जब करीब एक हफ्ते पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा तफ्तीशकारों ने मुस्लिम खासों से अक़लियतों के खिलाफ नस्लकुशी जारी होने की बात कही थी। रोहिंग्याओं की वापसी का मामला बांग्लादेश की वज़ीर ख़ारजा के सेक्रेटरी शाहिदुल हक और उनके हम मनसब के दरमियान एक मुलाकात में तय पाया गया। म्यांमार ख़ारजा उमूर के इंचार्ज माइंड थ्रू ने वाज़ेह किया है कि नवंबर में शुरू होने वाली रोहिंग्याओं की वापसी के लिए मुस्बत इक़दाम किए गए हैं। वाज़ेह है कि म्यांमार और बांग्लादेश ने नवंबर 2017 में रोहिंग्याओं की वतन वापसी का ऐलान किया था। जर्मन वस्त मुद्दती इंतखाबात में चांसलर एंजेला मार्केल की जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी को माजी में मुकाबले में कहीं कम वोट मिले हैं। मरकज में उनके साथ इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जर्मनी की दूसरी बड़ी जमात इस हार के बाद एंजेला मार्केल ने अपनी जमात CDU की क़यादत छोड़ने की पेशकश कर दी है। वाज़ेह है कि मार्केल गुज़िश्ता 13 बरसों से चांसलर हैं और 18 बरसों से अपनी सियासी जमात की सरबराह रही हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को भी ऐसे ही सूरत हाल का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ इन इंतखाबात में हालांकि चांसलर मार्केल की जमात CDU अब भी 27% वोटों के साथ सबसे आगे है, ताहम गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले कम है। इन इंतखाबात में ग्रीन पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इंतहाई दाएं बाजू की जमात अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी को 13% वोट हासिल करके सूबाई असेंबली में दाखिल हो गई है। इक्वाडोर के लंदन में वाक़ सफारतखाने के खिलाफ जूलियन असांजे की अपील को अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। असांजे ने इक्वाडोर की अदालत में अपील की थी कि उन्हें सफारतखाने के एक एरिया में महदूद कर दिया गया है। मुलाकातों को कबल वक्त मंजूरी नहीं दी जा रही है, जो कि उनके हुकूक, जो बुनियादी हुकूक है, उनकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन अदालत ने कहा कि सफारतखाना अपने प्रोटोकॉल की पासदारी कर रहा है। वहीं जूलियन असांजे ने इल्जाम लगाया है कि इक्वाडोर की सरकार उन्हें अमेरिका को सौंपना चाहती है, इसलिए वो बहाना बना करके सफारतखाने से बाहर जाना चाहती हैं। इक्वाडोर के सफारतखाने ने हालांकि असांजे के इस दावे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। इंडोनेशियाई जेट के समंदर में क्रैश करने की वजहें धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। ज़राए के मुताबिक पहले से ही ये प्लेन तकनीकी खराबियों से जूझ रहा था। प्लेन का टेक्निकल लॉग मिला है और इससे कई चीज़ें साफ हो जाती हैं। बाली से जकार्ता जा रही इसी फ्लाइट से मिले टेक्निकल लॉग से पता चलता है कि एक कलपुर्जा भरोसे के लायक नहीं था और पायलट ने अपने साथी पायलट को इसकी जानकारी दी थी। वाज़ेह है कि लाइन एयरवेज का तैयारा बोइंग 737 मैक्स एयरपोर्ट से परवाज के तकरीबन 13 मिनट बाद समंदर में क्रैश हो गया था। अब तक कोई जिंदा नहीं मिला है और इस प्लेन में कुल 189 लोग सवार थे। राहत और बचाव दल को कुछ लाशें, लोगों के सामान और बच्चों के जूते मिले हैं। मुतासरा लोगों से कहा गया है कि वह अस्पताल जाकर लाशों की पहचान करें। इंडोनेशिया की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी कमेटी ने जहाज की तबाही के हवाले से तफ्तीश शुरू कर दी है। दुनिया में तेजी से घटते जंगलात और माहौलियाती तब्दीली की वजह से जानवरों की आबादी में भारी कमी देखी गई है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 1970 से अब तक जंगली जानवरों की तादाद में 60% की गिरावट आ गई है। WWF की हर 2 साल पर तैयार होने वाली लिविंग प्लेनेट
रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 40 सालों में अफ्रीकी हाथियों, सुमात्रा के बाघों और ऑस्ट्रेलिया के जंगली जानवरों की आबादी में औसतन 60% की गिरावट दर्ज की गई है। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के साथ मिलकर किए गए सर्वे में दुनिया की 4000 जंगली जानवरों को रेड लिस्ट में शामिल किया गया है और इन रिपोर्ट से पता चलता है कि 1970 से 2012 के बीच जंगली जानवरों की आबादी में 58% की कमी आ गई है, जो कि 2020 तक बढ़कर 67% हो जाएगी। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की जो रिपोर्ट है इसमें इंकशाफ हुआ है कि दुनिया में जंगली जानवरों की तादाद घट रही है। वहीं चीन की हुकूमत ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे कि जंगली जानवरों को और खतरा पैदा हो गया है। चीन ने 25 साल की पाबंदी को खत्म करते हुए दवाओं में गैंडे के सींग और बाघों की हड्डियों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। चीनी हुकूमत के इस कदम की एनवायरमेंट एनालिस्ट ने सख्त मजम्मत की। उनका कहना है कि गेंडा और बाघ पहले से ही कम होते जा रहे हैं। ऐसे में चीन सरकार का यह फैसला इन जानवरों को और मुश्किल में डालेगा। इस बीच चीन रियासती काउंसिल ने ऐलान किया कि गेंडे और बाघ के आज़ा के तिब्बी इस्तेमाल की सख्त निगरानी की जाएगी। न्यूजीलैंड के कई शहरों में आज जलजले के तेज झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इनकी शिद्दत 6.2 मापी गई है। जलजले का झटका इतना तेज था कि इस वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा और वेलिंगटन और जो सेंट्रल न्यूजीलैंड में जलजले का झटका महसूस किया गया काफी तेजी के साथ। तो नाज़रीन, वर्ल्ड न्यूज में भी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।